पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में अमनदीप सिंह तूर, हम कहाँ खड़े हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें कि हमने कल आपको क्या पढ़ाया बहुत ही डेप्थ में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा, ओके, जिसके तहत हमने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। आर्टिकल 39A क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 22A क्या कहता है, जस्टिस को अगर देना है तो उसके क्या क्या पर्पसेस हैं, और प्रियम्बल को सत्यापित यदि करना है, स्थापित यदि करना है, तो क्यों जरूरी है लोक अदालतें। हमने कल आपको बताया, यही सारी कहानियाँ तो जी जो हमने आपको बताई थी। 2 लाइनों को मैंने बोल दिया, कंटेंट उसमें कुछ भी नहीं था, समय बर्बाद हुआ। चलिए कंटेंट करते हैं। आप लोग का एक एक मिनट बड़ा कीमती रहता है ना, एक एक बात में आप फैक्ट ही तो बोलते हो मुँह से, कंसेप्ट फैक्ट, उसके अलावा तो आपके तो नाम में भी फैक्ट है। आजकल आप अपने नाम भी पुकारते हो तो बड़े फैक्चुअल पुकारते हो। चलें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो कल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पढ़ा था 1987 के तहत, हमने देखा कि हमारी कंट्री में कुछ ओल्ड एज प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती रही हैं। उन ओल्ड एज प्रैक्टिसेस के तहत ही लोक अदालत का कंसेप्ट भी उभर करके आया है। लोक अदालत ये वो फॉरम्स होती हैं और ये उन केसेस को ट्रायल करती हैं जो केसेस कंट्री में, लाइन याद रखना, किसी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग हो। आपको क्वेश्चन आएगी, लोक अदालतें किसी पर्टिकुलर कोर्ट के सामने पेंडिंग केस को ही ट्राई कर सकती हैं क्या? लोक अदालतें किसी भी कोर्ट के सामने केस पेंडिंग है तो ट्राई कर सकती हैं। मुद्दा यह है कि केस लोक अदालत में रेफर होना चाहिए। केस लोक अदालत में आना चाहिए। लोक अदालत खुद से जाके केस नहीं ला सकती, आपको मामला लोक अदालत में लाना ही पड़ेगा, या फिर उस कोर्ट को वो मामला लोक अदालत में भेजना पड़ेगा। हाई कोर्ट के मामले में क्या होता था कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज से मामला अपने पास मंगा लेता था। सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मामला अपने पास मंगा लेता था। क्यों? पहला ही सवाल पूछ लेता हूं जो पेपर में फंसेगा, क्या लोक अदालतें किसी कोर्ट से मामला अपने पास अपनी इच्छा से मंगा सकती हैं? का सू मोटो? अबे नहीं, इतनी नहीं कर सकती हैं। हाँ, मंगा सकती हैं, उसका एक खास तरीका है, अगर उनके पास अपील जाए तो। क्या कोर्ट अपनी इच्छा से कोई मामला लोक अदालत के पास भेज सकता है? यस, कोर्ट मामला लोक अदालत के पास तो भेज सकता है। लोक अदालत में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी इच्छा से कोर्ट से मामला मंगा ले जब तक कि लोक अदालत में अपील ना लगी हो। ओके, ये बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर के लोक अदालतें हमने बनाई, एनी कोर्ट का मैटर यहाँ पे ट्राई हो सकता है। तो मतलब जो भी कोई मामला किसी कोर्ट के सामने पेंडिंग है वो यहाँ ट्राई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई भी मामला जो अभी किसी कोर्ट में गया ही नहीं है ट्रायल के लिए, वो भी यहाँ पर पहले ही जा सकता है। क्या? प्री लिटिगेशन स्टेज कहते हैं इसको। अभी आपने कोई वो मैटर कोर्ट में लगाया ही नहीं है, आप सीधे ही जाना चाह रहे हैं लोक अदालत, जा सकते हैं कि नहीं? प्री लिटिगेशन स्टेज पे 100% जा सकते हैं। तो वो मामले जो भारत की किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो मामले लोक अदालत में चले जाते हैं। वो मामले जो भारत की किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कवर होते हैं, वो मामले जो भारत की किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कवर होते हैं, वो कोर्ट में जाए बिना पहले ही लोक अदालत जा सकते हैं। मतलब ऐसा मामला लेकर के जाओ जो कोर्ट के अधीन आता हो, कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अधीन आता हो। ऐसा मामला लोक अदालत मत लेकर के चले जाओ जो कोर्ट के अधीन ही नहीं आ रहा है ना। चाय की पत्ती उतनी कड़वी नहीं है, ऐसा मामला तो किसी कोर्ट के अधीन नहीं आ रहा, इसे लेके लोक अदालत में चले गए। मेरा आजकल दिल नहीं लग रहा, सुबह सुबह गांव में कोर्ट अदालत लोक अदालत लगी हो, चले गए उठ करके। किसी ने पूछा क्यों आए? कहते देखने आए हैं। कहते क्यों? दिल जो नहीं लग रहा। क्यों? सुबह सुबह क्या खाया था? गम खाया था, गम खाया हूँ, दिल नहीं लगता, मामला सुलझाओ। लोक अदालत कहेगी बच्चों ऐसे जो मामले हैं ये हमारी अदालत में नहीं चलेंगे। आप पूछें क्यों? क्योंकि ये किसी भी कोर्ट के अंदर अधीन आने वाला मामला नहीं बनता ना। इस मैटर पे किसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता ही नहीं है, तो ये मामला तुम हमारे पास नहीं ला सकते। फिर वो पूछें कौन सा मामला ला सकते हैं? जिस भी किसी मामले पे भारत की किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता है, वो मामला तुम वहाँ जाए बिना हमारे पास ही ले आओ, प्री लिटिगेशन स्टेज में ही। ठीक है सर, ओके सर, मेरा तो मामला लग गया है कोर्ट में, तो चल रहा है, बड़ा तंग हूँ। तो तुम्हारा मामला इसका मतलब पेंडिंग है ना कोर्ट के सामने? हाँ, तो भी ले आओ। तो केसेस अगर पेंडिंग है किसी कोर्ट के सामने तो भी ले आओ, कोर्ट में जाने से पहले वाली स्टेज में ही ले आओ, लेकिन शर्त है मामला कोर्ट के जुरिसडिक्शन वाला मामला होना चाहिए। ऐसा मामला नहीं कि जेल लगाइए बाल खड़े नहीं हो रहे।
आई बात समझ में? मामले तो तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत से, तुम तो हर चीज़ को मामला मसला बना के बैठ जाते हो, लेकिन उन्हें मत ले जाना लोक अदालत में। कोई लोक अदालत है, कोई मौज मस्ती का ठिकाना नहीं है। ओके, नुक्कड़ नाटक नहीं है वो। ये क्लियर हुई कहानी? तो लोक अदालत एक फोरम है, जो फोरम क्या करती है कि वो केसेस लेती है, जो केसेस विच आर पेंडिंग। लाइन समझ में आ गई? ऐसे डिकोड मैनर में लिखता हूँ शॉर्ट वर्ड में चीज़ें, ताकि आप इन्हें डिकोड करो, दिमाग ब्रेन चले, बादाम एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है? विटामिन डी का काम करते हैं, जैसे कि आपके अंदर सूरज की किरणें आई और आपने सारा माल ले लिया, इसी तरह से लिखा है। कौन से केसेस पेंडिंग? नहीं बेटा, विच आर पेंडिंग। इंग्लिश तो पूरी बोलो, इतना नहीं लिखता कि इंग्लिश ही बिगड़ जाए। तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट कर रही हूँ। दूसरा, प्री लिटिगेशन स्टेजेस। केसेस विच आर एट द प्री लिटिगेशन स्टेजेस एंड केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ऐसे दो केसेस ले जाना। दो केसेस मतलब दो तरह से केसेस जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और ये मैंने जो आधा मिटा दिया, अर्ध मिटा हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, तो फिर क्या होगा नेहा कि लोक अदालत में भी कोर्ट की तरह केस चलेगा, और लोक अदालत एक को सज़ा दे देगी और एक को निर्दोष कर देगी, पहली बात। दूसरी बात, लोक अदालत एक के हक में फैसला सुना देगी, दूसरे के खिलाफ सुना देगी। लोक अदालत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। लोक अदालत का एक ही धर्म है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ रीच करना है। लोक अदालत को मैटर सेटल करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एमिकेबल सोल्यूशन निकालना है, बीच बचाव का रास्ता। यहाँ पर कोई भी वैंकिशर नहीं है, कोई भी वैंक्विश्ड नहीं है, कोई भी विजेता नहीं है, कोई भी पराजित नहीं है। यहाँ पर दोनों ही बराबर हैं। ओके, दोनों ही आधे आधे विजेता हैं, दोनों ही आधे आधे पराजित हैं। ओके, लोक अदालतें सजा देती हैं क्या? लोक अदालतें किसी एक के हक में किसी के खिलाफ फैसले देती हैं। लोक अदालतें सेटलमेंट निकालती हैं, एमिकेबल सोल्यूशन। लोक अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ कराती हैं। इस मामले में ये अदालतों से थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब लोक अदालतों के पास फिर एक परेशानी है ना, लोक अदालतें मैटर मेरिट के बेस पे नहीं डील कर सकती ना, क्योंकि मेरिट के बेस पे डील करेंगी तो फिर निर्णय दे देंगी। लेकिन यहाँ पर निर्णय थोड़ा आ रहा है, यहाँ पर तो समझौता आ रहा है, और समझौता वो होता है जो दोनों पार्टियों को मान्य हो। जब तक मान्य नहीं होगा तब तक लोक अदालत का फैसला नहीं आएगा। जब तक मान्य नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। और आप ऐसे जिद पट्टे हो कि मान ही नहीं रहे अंत तक, तो लोक अदालत कह दी कि भैया जाओ कोर्ट में जाओ, जाओ कोर्ट में जाओ। लेकिन कोर्ट ऐसा कहता है, कोर्ट में आप मैटर नहीं मान रहे हो, ज़मीन का विवाद है, कोर्ट ने आपको सोल्यूशन दिया, मान ही नहीं रहे, मान ही। कोर्ट केसेस को मेरिट के बेस पे ट्राई करता है। कोर्ट एविडेंसेस और इन चीज़ों को देख के तय करेगा ज़मीन इसकी बनती है, तुमने कब्जाई है, चलो बेटे चलो यहाँ से, अब इसकी ज़मीन तुमने कब्जाई थी, मामला सेटल। तो कोर्ट ने केस किस बेसिस पे ट्राई किया? मेरिट। तो जजमेंट दे दिया। लोक अदालत मेरिट के बेस पे केस ट्राई करती है क्या? लोक अदालत तो सेटलमेंट कराती है। ट्रायल किधर से हो गया लोक अदालत में? सेटलमेंट, एमिकेबल सॉल्यूशंस। तो फिर जब तक दोनों पार्टियां राजी नहीं होंगी तब तक लोक अदालत का सेटलमेंट या जजमेंट आ जाएगा, डिक्री आ जाएगी। और जो अगर वो मान ही नहीं रहे हैं तो मतलब लोक अदालत सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी। लोक अदालत कह देगी जाओ कोर्ट में जाओ, चलो 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 निकलो यहाँ से। मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन आ गया MCQ, लोक अदालत मेरिट के बेसिस पे केस डिसाइड करती है। एकदम से आंसर कर दिया, ओ सर ने बताया था ये फुल कैपेसिटी में सिविल कोर्ट की तरह काम करती हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरह। तो जैसे कोर्ट काम करती है ये भी वैसे करती होंगी। ऐसा नहीं होता, पूरी बात समझो, जो सर ने सारा बताया है वो समझो। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अब सुप्रीम कोर्ट के पास ही सुप्रीम कोर्ट को कहा कि समझाइए तो सही सर ये लोक अदालत क्या होती है। कुछ बच्चे जलंधर में तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि लोक अदालत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि उन बच्चों को जाके ये समझा देना कि जब तुम शाम को ब्राउनी खा लो उसके बाद इसको समझो। और समझाया क्या गया है कि ये एडजुडिकेशन मेथड है। एडजुडिकेशन मेथड क्या होता है कर्मवीर? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। हाँ हाँ हाँ, निपटारे, मसले सुनना, निवारण देना, रेमेडीज़ प्रोवाइड करना, दो पार्टियों के बीच के मसले को सुनना, सुलझाना, समझना, एडजुडिकेट करना। ओके, तो ये कहा कि भैया ये तो एक एडजुडिकेशन मेथड है जो ओल्ड एज ट्रेडिशन से चला आ रहा है, माने एंशिएंट इंडिया से। फिर बीच में आकर के लॉस्ट हो गया अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन आज भी इसकी सार्थकता बहुत है भारत में। आज भी अगर इसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रूवन अल्टीमेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसे यूज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं, जस्टिस भगवती हुआ करते थे,
जस्टिस भगवती का नाम किताब में नहीं है, मैंने बता दिया। जस्टिस भगवती हुआ करते थे। एक तरह से ये भी कह दिया जाता है लोक अदालत के जनक कौन है? आंसर इज भगवती, जस्टिस पीएन भगवती। ओके, कौन से भगवती? नेहा भगवती याद रखना, बाकी सारी मामले सेट है। ओके, इनको क्या माना जाता है? लोक अदालत का जनक माना जाता है। एक और भी जनक हुए हैं भारत में, वो कौन है? सीता के पिता ऋषिराज जनक। ऐसे फैक्ट, ऐसे चीज़ें साथ में जोड़ के कर लिया करो, ठीक है? वो जो तुम लोगों को रट्टे गोटे लगाने पड़ते हैं ना, वो नहीं करने पड़ेंगे। और कौन से प्रदेश के थे? मिथिला के। चलो आगे बढ़े। तो मुद्दा ये है कि वो जो भगवती थे उनको इनका फादर माना जाता है। वैसे फादर कोई किसी चीज़ का नहीं होता, ये तो सब चीज़ें एवोल्यूशनरी होती हैं, चली आ रही होती हैं। एंशिएंट इंडिया में भी थी, फिर धीरे धीरे अजय चलती रही, लोगों को जच गया, बस हो गया। आज़ादी के बाद अजय सबसे पहले कहाँ पर हुआ ये? गुजरात में 1982 में। तो फिर जजेस ने ये माना, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि एक ओल्ड ट्रेडिशन है हमारी कंट्री का, एडजुडिकेटिंग मेथड है, इसे हमें अपनाना चाहिए। ये एक तरह से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का हिस्सा है, एडीआर का हिस्सा है कि आप डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन कर लें अल्टरनेटिव मैनर में। कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर बड़े प्रोसीजरल होते हैं, बड़े लेंथी होते हैं, बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े टेक्निकल होते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। कोर्ट ऐसा मानता था। कोर्ट तक लोग पहुंच नहीं पाते थे, लोग अशिक्षित थे, यातायात के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, लोग गरीब हुआ करते थे, पिछड़े तबके के हुआ करते थे। बहुत से वकील उनका केस नहीं सुनते थे। आपको पता है, बंदे के पास पैसा भी है लेकिन पिछले तबके का है या फिर निचले तबके का है और वकील स्वर्ण हैं, केस ही नहीं सुन रहे। अब ऐसे तो भैया बड़ी ज़बरदस्त कहानी तुमने बना ली। उन लोगों को तुम लोगों ने शूद्र कह करके हमें पिछाड़ करके रखा, उनको पीछे रखा। अब वो पढ़ेंगे नहीं तो वकील बनेंगे नहीं। चलो बड़ी अच्छी बात। अब किसी तरह से उन्होंने कोई और काम धंधा करके पैसा कमा लिया, अब अपना केस लड़ना चाहते हैं तो वकील सारे जो है वो स्वर्ण हैं, वो उनका केस नहीं पकड़ रहे। ये तो बड़ा सही मैटर है। अभी हाथरस में एक केस हुआ था, तो कुछ समझ में आया होगा आपको कि कुछ स्वर्ण वकीलों ने मोर्चा पकड़ लिया था कि केस नहीं लेंगे, हाथ में आया था ना। ये आज भी होता है। ऐसी इनकी अपनी संगठन बना करके, अपनी गैंग बना के, अपना नेक्सस बना के कानून को रौंद देना चाहते हैं ये लोग। इनके बीच में से तीर की तरह भेदते हुए निकलती हैं ये लोक अदालतें। आई बात समझ में? औरतें, बच्चे, डिसेबल्ड लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, SC ST के लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कमैन दिहाड़ी लगाएं कि केस लड़ें। अमनदीप, तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आंसर की को लेकर के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रोज रोज जाकर के धरने प्रदर्शन करोगे कि तैयारियाँ करोगे? तुम्हारे लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे लिए रिट है। तुम्हारे लिए क्या है? रिट है। PIL लगा सकते हो, ओके, वो भी पढ़ा देंगे। तो मुद्दा ये आ जाता है कि भाई वो वर्कमैन जो फैक्ट्री में काम करता है, वो औरत जो दबी कुचली पड़ी है घर में, जिसे दबा कुचला के रखा गया है, वो जो बच्चा जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, पिता के खिलाफ जाएगा, दूध बंद कर दिया जाएगा उसका। ऐसे लोगों की सुनवाइयाँ कौन करे? ये वकीलों के पास कहाँ से जाएँ? और वकील को पहले क्या कहते थे? बाबू, वकील बाबू। वो तो पहले ही बाबू बना हुआ है, वो किसी की क्या सुनेगा। इसी वजह से ये तय किया गया कि भैया ये मैकेनिज्म लाओ। ये जस्टिस देता है, ये इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, ये जस्टिस का एक्सेस बढ़ाता है, लोगों को डेमोक्रेसी के तहत जस्टिस की रीच में लेकर के जाता है। ये एक एमिकेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। ये सिंपल है, ये इजी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैकेनिज्म है, ये लिटिगेशन से मुक्त तरीका है, ये बेस्ट है, इसलिए ये किया गया और ये दिया गया। सही बात है, देना चाहिए था कि नहीं? यहाँ तो ये दिया गया। डिस्प्यूट, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का ही एक हिस्सा है। इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होती है? उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होती है? जिरहा होती, बड़ी भयंकर तरीके से माय लॉर्ड ऐसे करके एविडेंस पेश करते, फिर माय लॉर्ड करके सारा काम चलता है। यहाँ पर आपको पता है, आप पार्टी हो ना, अगर यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द जज। ऐसे जज के सामने खड़े रहते, मैंने नहीं जज साहब इसके साथ जाना है, मुझे बहुत तंग करता है, मुझे महीने का खर्चा नहीं देता, मुझे मारता पीटता था, ये मुझे तंग करता है, मेरे रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जतियाँ करता है। जज भी ऐसे करके सुन रहे होते हैं। अच्छा और क्या करता था ये, और क्या करता था, बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ, मैं इसको बताती हूँ पूरा। फिर उसको पूछते हैं, जज तुम ऐसा करते? ओ मैडम ये जहाँ मर्जी मेरी बेइज्जती करने लगी थी, मैडम खाना टाइम पे देती नहीं। ऐसे आप लोग बातें कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इनफॉर्मल प्रोसीजर, वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर, वेरी सिंपल प्रोसीजर। ऐसे वकीलों की होड़ खड़ी करने की जरूरत नहीं कि वकील खड़ा होकर के बस आपका केस अप्लाई कर दिया, काउंसिल है आपके पास, उसने केस अप्लाई कर दिया, फिर सीधे जज के साथ मुखातिब हो जाओ। और उल्टा जज आ करके बात करते हैं आपसे, सुनना चाहते हैं आपका मसला, क्योंकि वो सुलझाना चाहते हैं आपका मसला।
फैमिली केसेस, डाइवोर्स केसेस काफ़ी चलते हैं यहाँ पर। आई बात समझ में, जो उनमें लड़ाई मड़ाई का कोई केस रहता है, दहेज प्रथा, ये वो सारे, वहाँ पर जज साहब इसने मेरी गाड़ी भी ले ली और उस गाड़ी में मुझे नहीं घुमाता, किसी और को घुमाता, तो जज समझा, जज के थोड़ा घुमा तो इसको भी दो के दिन, इससे हफ्ते में घुमा दी, 3 दिन तुम लगे रहा करो अपना। तो आदमी वहाँ सब हंसते हंसते फिर आते हैं, जज साहब हमने वैसे तो नहीं माना था, आपकी बात पे मान गया, बड़े अच्छे बड़े लगे हमें, आओ कभी। तो ऐसे बैठ करके साइन वाइन करके आ जाते हैं घर, मामला सुलझ जाता है। कोर्ट में इतना कम्प्लेक्स, वकील पहले ही इतना घातक एफिडेविट बनाता है, तो पति पे इतने आरोप, मर दो तुम कि पति वहीं आरोप सुन के ही मर जाए। वो तो आरोप सुन के पति भी कहता है मैंने इतना नहीं सोचा तेरे बारे में कि तो इस हद तक जाएगी। अब मैं वकील खड़ा करता हूँ, वो उससे ही बड़ा वकील खड़ा करता है, दोनों आरोप लगा रहे, जज सुन रहा है। जज साहब एक दिन इसने मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत करनी चाहिए कि मैं गाड़ी लेकर के जाने वाले थे, मुझे लगा मेरे ब्रेक्स ही फेल हैं, मुझे पूरा शक है इसने किया था। ये सब वहाँ नहीं होता, वहाँ सिंपल चलता है मैम। तो कम्प्लेक्स नहीं है, रिजिड प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता, इस तरह से वकील खड़े कर करके केस नहीं लड़ना पड़ता, जज के साथ सीधे बात कर सकते हो, डायरेक्ट वार्तालाप होता है। जज आपस में बड़ी बात कराते हैं लोगों की, कहते हैं आपस में कर लो, मामला हल कर लो, सुलझा लो, बस चल जाओ, मामला सेटल करो। दूरगामी परिणाम दिखाते हैं, रिपरकशंस बताते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है, अच्छे अच्छे सोशल वर्कर आते हैं, आपको समझाते हैं, वकील आते हैं। और यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं कि जज ही बैठेंगे, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो तो चलो कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिसर होता है, या सर्विंग या रिटायर्ड, बाकी के जो मेंबर होते हैं वो कोई एडवोकेट, कोई लॉयर और सोशल वर्कर। हो सकता है 10-20 साल बाद हम भी हो जाएं, लोक अदालतों में बैठे हो, लोगों को समझा रहे हो, देखो मान जाओ हमने बहुत भुगता है, ऐसा मत करो। सोशल वर्कर, लेकिन सोशल वर्कर भी कुछ सोशल होना चाहिए भाई। अब ऐसा नहीं है कि एकदम गाड़ी से उतरे सफ़ेद पजामा करता है, हाँ जी भाई लोक अदालत कहाँ लगी है, कहा आज मुझे वहाँ बैठना है, सोशल वर्कर हूँ मैं। देखा जाएगा कि कितना वर्कर है, क्या क्या काम अब तक किए हैं। ओके, तो ये सारी समझ में आई। इसमें मैटर से मुँह कैसे सुलझाए जाते हैं। हाँ सर, हूँ सर, क्या इधर देखो ना, इसमें मैटर सुलझाने का तरीका नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन, परसुएसिव मेथड, परसुएड करते हैं, मानो ना सिम्मी, मान जाओ ना, ऐसा करके परसुएसिव, कॉमन सेंस, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे आप कहो सर मैंने बहुत तैयारी कर ली, अब मैं नहीं कर सकता और नहीं कर सकता, मतलब बस किसी तरह से मेरा कुछ करो वरना मैं टेंशन में आ जाऊँ, तो मैं कहूँ कॉमन सेंस बेटे, अभी इतना सिलेबस पढ़ा है, इसको करो और हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस के साथ करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लगाते हैं ये लोग। ओके, तो मैटर कैसे सॉल्व होते हैं बेटे, कॉन्सिलिएशन कराते हैं, नेगोशिएशन कराते हैं, ह्यूमन अप्रोच लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, परसुएड करते हैं, कोएर्सिव नहीं करते, परसुएसिव करते हैं। तो हम लोग परसुएसिव जगहों पे जाके ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लोग बाग इसीलिए डरते थे ना कि नहीं साहब हम नहीं जाएंगे भैया, कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब गाय को लेकर के लड़ाई हो गई, 2 गाय है, 2 बछड़े, 2 गाय 2 बछड़े को लेकर संपत्ति, ये उनकी संपत्ति होती है यार, इट इज़ एसेट। गाय बछड़े बैल हल को लेकर के लड़ाई होगी, अब कोर्ट में तो डर जाएगा आदमी। यहाँ पर जाकर के मैडम ये मेरी जो भैंसिया है, इसने 4 दिन अपने खुट्टे से बांट ली, कहता मेरी है, ऐसे कैसे चलेगा, दूध मैं दुहाता रहा हूँ, भैंसिया मुझे देख करके आवाज़ें निकालती है, इसकी कैसे हो गई। अब देखो भैंसिया पे कोई लेबल तो लगा नहीं है किसकी। घोड़े तो पहले हुआ करते थे बिना नंबर प्लेट के, तो चलो किसी को बैठने नहीं देते थे जल्दी, वो उसी को बैठने देते तो घोड़े का चालक होता था, बाकी को तो छड़ंगे मार मार को डाल। भैंस तो बेचारी जो खिला देगा दूध दुहा लेगा, ऐसे किसी की भैंस अपने खुट्टे से बांध ली जाती थी। ये गांव देहात में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ रहता था, आपको क्या पता कि जिसकी थोड़ी भी चलती थी वो 2 भैंसें किसी बांध ली अपने खुट्टे से, छुड़ा के दिखा, तो बताते हैं। ऐसे केसेस अब कहाँ लड़ते रहोगे कोर्ट में जाके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में निपटाओ। अब पंचायत भी उसी के हक में स्वर्ण है वो, तो फिर कहाँ जाओगे, लोक अदालत में जा सकते हो, वहाँ जाओगे मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे किया इसने, आई बात समझ में, ऐसे मसले हल फिर होते हैं। ओके, तो फिर आप लोग वहाँ जाते हैं, आपको परसुएड होता है, कॉमन सेंस, ह्यूमन अप्रोच, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, ये सब होता है। यहाँ पर असिस्टेंस कौन प्रोवाइड, आप लोगों की असिस्टेंस कौन प्रोवाइड। अरे यार रोको, असिस्टेंस, इसमें असिस्टेंस किनका रहता है, स्पेशली ट्रेंड, मतलब ये कैसे ट्रेंड किए जाते होंगे भगवान जाने, मतलब स्पेशली ट्रेंड होते हैं, स्पेशली ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ अ टीम ऑफ कॉन्सिलिएटर, कॉन्सिलिएटर्स की टीम होती है। आपको पता है कि बहुत से तगड़े तगड़े लोग जो हैं मीडिएशन का काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी MNCs, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उनको एज अ मीडिएटर रखती हैं अपने पास, उनको मामले हल कराना है, बाएं हाथ का खेल है। नेगोशिएशन टेबल्स पे अच्छी नेगोशिएशंस करा देते हैं, क्योंकि इनके रिसोर्सेज काफ़ी होते हैं, जान पहचान काफ़ी होती हैं, आपको काफ़ी सारे कंड्यूसिव ग्राउंड्स पर वो ले आने का दम रखते हैं। इतनी कहानी समझ आ गई, ये सारा मामला समझ आ गया। अच्छा, शुरुआती दौर में तो मैंने आपको बताया आज़ादी के पास सबसे पहले कहाँ हुई अमनदीप सिंह दूर, गुजरात में हुई, पक्का गुजरात में हुई, कब हुई, 82, कौन सा वाला, 19। और उसके बाद फिर ये पाया गया कि ये सफल रही, वहाँ पर तो ये वॉलेंट्री बेसिस पे कंडक्ट की गई थी, फिर ये सफल हुई, आसपास के कई क्षेत्रों में ये की जाने लगी। फिर ये देखा कि भी जो इसकी जजमेंट आती हैं उसमें एटलीस्ट कानूनी ताकत तो हो,
वैधानिक ताकत तो हो, ये फार्मूला तो सफल है, लेकिन ड्यू टू लीगल बैकिंग नहीं है, इसलिए ये सफ़र कर रही है। तो फिर 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि ये लीगल सर्विसेज जो होंगी, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और कमेटीज जो होंगी, इनमें इतनी क्षमता होगी कि ये लोक अदालतें लगाएंगी। और फिर वो लोक अदालतों के दौरान दिया गया हर निर्णय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 के मुताबिक सिविल कोर्ट के निर्णय का दम रखेगा। मतलब इनके डिसीजन जुडिशियल डिसीजन होते हैं, लीगल डिसीजन होते हैं अब 1987 के बाद से। मामला समझ में आ गया? तो बस यही यहाँ पर बताया गया है। स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, पहला कैंप गुजरात में 1982, 1987 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट आया है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग को समझते हैं। सबसे पहले जो भी अथॉरिटीज़ एंड कमेटीज़ हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की आपको मैंने बताया था लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी, जैसे कि हाई कोर्ट की मैंने बताया था लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी, जैसे कि आपको स्टेट की बताया था लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद तालुका लेवल पर ये जितनी भी अथॉरिटी और कमेटियां हैं, इनको ये अधिकार दिया गया है कि ये जो इंटरवल पर चाहें, जिस प्लेस में चाहें, जितने एरिया के लिए चाहें, और जो जुरिस्डिक्शन ये निर्धारित करें उस हिसाब से लोक अदालत लगा लेंगे। क्वेश्चन आएगा, अथॉरिटियां कमेटियां के पास ताकत है कौन सी? जहाँ जिस प्लेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाना वहीं लगा देंगे, ग्राउंड में लगानी है बर्टन पार्क में लगा देंगे, कैम्ब्रिज में लगानी लगा देंगे, पिम्स के अंदर लगा देंगे। जिस प्लेस पे ये चाहेंगे, जितने एरिया के लिए चाहेंगे, जितना जुरिस्डिक्शन उसका तय करेंगे, और जितने जितने इंटरवल पे ये लगाना चाहेंगे ये लोग तय करेंगे। अथॉरिटियाँ कमेटियाँ जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के तहत बनी, कल मैंने पढ़ाई थी वो अथॉरिटियाँ और कमेटियाँ। आई बात समझ में? तो आपको क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, सरकार से डिसाइड करती है, अथॉरिटी और कमेटी डिसाइड करती है। आई बात समझ में? तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अथॉरिटीज एंड कमेटीज विल डिसाइड द इंटरवल, प्लेसेस, जुरिस्डिक्शन, एरिया। मामला खत्म। चलिए उसके बाद मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसके? सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स इसके मेंबर होते हैं, प्लस अदर पर्सन्स, आगे क्या लिखा है, ऑफ द एरिया। ओके, देखने के लिए कि आप लोग विजिलेंट हैं कि नहीं, इसलिए मैं से पूछ लेता हूँ, अदर पर्सन्स ऑफ द एरिया और सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स। चलिए, मोस्टली जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, चाहे सर्विंग चाहे रिटायर्ड। क्वेश्चन आ गया, रिटायर्ड पर्सन, यहाँ पर इसमें रिटायर्ड पर्सन चेयरमैन बन सकता है, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन बन सकता है, सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर भी चेयरमैन बन सकता है। क्लियर बात? जरूरी नहीं है जजेस का होना, जरूरी नहीं है, मोस्टली है। मोस्टली जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड या सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर होता है। जो मेंबर होते हैं वो या तो लॉयर्स या सोशल वर्कर, जैसे मेधा पाटेकर, ये वो आपने अच्छे अच्छे सोशल, अन्ना हजारे भी, अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर, ये सारे आपने सुने होंगे सोशल वर्कर, इनको बैठा लिया जाता है। ओके, तो अच्छे अच्छे सोशल वर्कर और लॉयर ये मेंबर होते हैं। जुडिशियल ऑफिसर चाहे सर्विंग या रिटायर्ड है, ये चेयरमैन होता है। ये लोग चेयरमैन और मेंबर मिलकर के मामले का निपटारा कर देते हैं।